हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 54 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 55 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने दोस्तों पिछले 54 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आसानी से दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में बाल विकास, हिंदी और संस्कृत के 30-30 प्रश्न है पढ़ेंगे, यानी कि 1 से 90 तक टोटल 150 प्रश्न है वो हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन में 91 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित था? बताइए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित था दोस्तों ये तक्षशिला। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और वर्तमान में ये इस्लामाबाद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है, चंदूड़ों के उत्खनन का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है जे.एच. मेके। जे.एच. मेके ने किया था दोस्तों चंदूड़ों के उत्खनन का निर्देशन। ठीक है, जे.एच. मेके। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नाना साहिब। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाना साहिब को सन्यासियों और फकीरों का नेता है वो माना गया है। ठीक है, षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता का माना गया है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नाना साहिब। नेक्स्ट 94 नंबर का प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मौर्य काल में वर्णित भाग एवं बलि थे। मौर्य काल में वर्णित भाग एवं बलि थे, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें राजस्व का स्रोत। राजस्व का स्रोत। मौर्य काल में भाग एवं बलि है वो राजस्व के स्रोत थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10वें मंडल में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10वें मंडल में। 97 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन से? तो 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, गुप्त काल में किस शासक के सिक्के पर वीणा का अलंकरण देखकर उसके संगीत प्रेमी होने का संकेत है? बताइए, गुप्त काल में किस शासक के सिक्के पर वीणा का अलंकरण देखकर उसके संगीत प्रेमी होने का संकेत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है,
कौन? समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किया? बताइए। ये एक दल था, चालीसा दल, ठीक है, उसका नाम था तुर्कान ए चहलगामी। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी यानी कि चालीसा दल को समाप्त किया? तो दोस्तों ये किया था बलबल ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बलबल ने। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से सती प्रथा को रोकने हेतु कानून पास किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा राम मोहन राय। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पास किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन किस रचना में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया है? मुगल कालीन किस रचना में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आईने अकबरी। आईने अकबरी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आईने अकबरी। नेक्स्ट 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, ऋग्वेद कालीन दशराग्य युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति 10 जनजातियों के परिसंघ में शामिल नहीं थी? ऋग्वेद कालीन दशराग्य युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति 10 जनजातियों के परिसंघ में शामिल नहीं थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मत्स्य। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मत्स्य। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित सक्रिय सुधारकों में कौन सा समाज सुधारक है परमहंस मंडली से संबंध नहीं था और उसका उद्देश्य केवल मूर्ति पूजा एवं जाति प्रथा का विरोध करना ही रहा? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन सा समाज सुधारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये महान समाज सुधारक और पेशे से दोस्तों ये न्यायाधीश थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूचियां कितनी थी? तो दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? तो दोस्तों 12 अनुसूची है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लोक कल्याण। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोक कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट 106 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है? निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 14। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ठीक है, नेक्स्ट 107 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 54। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 54। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? दोस्तों आपातकाल कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल हैं। ठीक है, नंबर 1 आपातकाल दोस्तों युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में दोस्तों आपातकाल की घोषणा है वो कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, और दूसरा अनुच्छेद 356 है और तीसरा है अनुच्छेद 360। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दोस्तों आपातकाल है। तो यहाँ पर इसमें एक वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3। आगे देखिए, वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है। गणपूर्ति के लिए दोस्तों आप सभी को पता है कि
1/10 कोरम होना है वो आवश्यक है, यानी कि कम से कम 10% सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्थानीय स्वशासन क्या है? नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय स्वशासन एक टॉपिक आता है। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन किसको कहते हैं? स्थानीय स्वशासन वो होता है वह व्यवस्था जिसमें उन स्थानीय इकाइयों जिनमें निर्वाचित व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा स्थानीय सेवाओं का प्रशासन हो। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 111 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय का अभिलेख है न्यायालय होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 215 में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 215 में। आगे देखिए, 112 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की समाधान संबंधी शक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल की समाधान संबंधी शक्ति का उल्लेख है, तो दोस्तों वो शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 161 में यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो वो है दोस्तों 25 वर्ष। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 25 वर्ष। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। यहाँ पर है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 115 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है, क्योंकि यह सोख लेता है केवल पराबैंगनी बी विकिरण को, केवल पराबैंगनी बी विकिरण को सोख लेता है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ दर्रा है, दूसरी तरफ राज्य है। देखिए, लिपुलेख दर्रा है, ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये उत्तराखंड को तिब्बत के पठारी क्षेत्र से जोड़ता है ये, ठीक है। और नाथुला दर्रा है, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है, ठीक है। ये तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र यानी कि पठारी क्षेत्र को चीन से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा है, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और बोमडिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बोमडिला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर 119 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहा जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों, ढाक या पलास, इसको दोस्तों पलास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ढाक या पलास, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गेहूं की एक किस्म है दोस्तों। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दुर्गापुर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुर्गापुर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे
राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का भाग है? राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान का भाग है, यानी कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बनास बेसिन का भाग है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? दोस्तों वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, 5 नहीं 7। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। कौन कौन से है? तो दोस्तों पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा नहरी प्रदेश, तीसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, 7 चंबल बीहड़ प्रदेश। तो ये 7 भागों में बांटा है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने ये पुस्तक लिखी है और इसमें राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो रेखा है दोस्तों 50 सेमी समवर्षा रेखा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पवन सौर भूतापीय ऊर्जा। पवन सौर भूतापीय ऊर्जा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 127 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक है रावल जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक रावल जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया? किस कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोकिल देव। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोकिल देव। 129 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है 1857 की क्रांति में। ठीक है, किस समय की बात हो रही है? देखिए, तो यहाँ पर मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था दोस्तों मेकमोहन, बिल्कुल सही है। मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे दोस्तों मेजर सोवर्स, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए सिरोही, दोस्तों सिरोही के थे जेडी होल, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। भरतपुर के कर्नल इडन गलत हो जाएगा। कर्नल इडन तो दोस्तों जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, तो भरतपुर के कौन थे? भरतपुर के थे दोस्तों कैप्टन मोरिसन थे। ठीक है, तो ये अपना ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया था? तो दोस्तों महाराणा फतेह सिंह ने कौन से आयोग का गठन किया था? तो वो है हामिद हुसैन आयोग। हामिद हुसैन आयोग का गठन है वो किया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ था? राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था उदयपुर में। ठीक है, तृतीय चरण का उद्घाटन कहां हुआ था? उदयपुर में हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही आंदोलन से संबंधित है ये। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एक ही आंदोलन से संबंधित। आगे देखिए, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रेड टोंक में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ क्षत्रिय है, दूसरी तरफ स्थान है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे सारबाग की छतरियां हैं वो दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जो सारबाग की छतरियां हैं उदयपुर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सारबाग की छतरियां हैं वो कहाँ पर है, तो ये कोटा में है, ठीक है। और कोटा में जो हाड़ा शासक है उनकी छतरियां हैं दोस्तों यहाँ पे। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में है, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में है, 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा दे रखा था, ए नंबर का, तो ए नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में मेला है, सूची सेकंड में संबंधित तिथि है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला है ये दोस्तों कौन सी तिथि को ये भरता है, चौथ माता का मेला, तो दोस्तों ये माघ कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों ये चौथ माता का मेला है वो बढ़ता है। रामदेव जी का मेला दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है, ये तो सभी को पता होगा। वीर फत्ता जी का जो मेला है ये दोस्तों भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है ये, ठीक है, वीर फत्ता जी का मेला। और बाणगंगा का मेला है ये बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 3 1 2 4, 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 136 नंबर का प्रश्न प्रश्न इसमें देखिए पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है, पर्युषण पर्व दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जैन धर्म से संबंधित है ये पर्युषण पर्व। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 137 नंबर का प्रश्न है, बम रसिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बम रसिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवात का। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेवात का। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बोली जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, तो दोस्तों जयपुर क्षेत्र में खैराड़ी बोली है वो नहीं बोली जाती, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 139 नंबर प्रश्न है, संत हरिराम दास जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। संत हरिराम दास जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंहथल शाखा के। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों, ठीक है। और रेण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव जी, और शाहपुरा शाखा के थे रामचरण जी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, सिंहथल का है तो बीकानेर में है, और इसके प्रवर्तक थे इस शाखा के हरिराम दास जी, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए भाई गेंदड़ नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये शेखावटी का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य है ये जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और बम रसिया नृत्य बीकानेर, गलत हो जाएगा। बम रसिया नृत्य है ये दोस्तों विशेषकर कहाँ पर किया जाता है, तो दोस्तों ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में ये किया जाता है, ठीक है। और डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, सभी को पता होगा ये तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। मित्रों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा अलग अलग बने हुए रिट के नाम से, जैसे कि रिट भारतीय इतिहास, रिट भारत का भूगोल, रिट विश्व का भूगोल, रिट पॉलिटिकल साइंस, रिट राजस्थान इतिहास, रिट राजस्थान भूगोल, रिट राजस्थान कला संस्कृति। इस नाम से आपको दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पर अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, तो आप वहां जाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस जरूर देखिए, परीक्षा नजदीक है तो इस चीज का दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए, ठीक है। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है वो आपको यहाँ पर प्रदान की जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका लाभ है वो उठाया जाए, और परीक्षा तक दोस्तों पेपर के अनुरूप आप ढल जाओगे। अगर आप ये मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो देकर जाओगे तो आपको वहां ज्यादा कठिनाइयों का सामना है वो करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सारे मॉडल पेपरों का टेस्ट दे लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता रहेगा कि क्या प्रश्न आने वाला है उसमें पेपर में। देखिए 141 नंबर का प्रश्न है,
वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में किसका अध्ययन नहीं करवाया जाता है? वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में किसका अध्ययन नहीं करवाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इतिहास का, दर्शन शास्त्र का और अर्थशास्त्र का करवाया जाता है, लेकिन वनस्पति शास्त्र का नहीं करवाया जाता। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 142 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को सर्वप्रथम किस देश द्वारा पढ़ाया जाने लगा? सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को सर्वप्रथम किस देश के द्वारा पढ़ाया जाने लगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यूएसए। सर्वप्रथम 1892 में यूएसए के विद्यालयों में ही पढ़ाया जाने लगा था दोस्तों ये सामाजिक अध्ययन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और भारत में इसकी औपचारिक शुरुआत है वो 1937 में हुई थी। आगे देखिए 143 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जोरोलिमिक द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 144 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों विद्यार्थी केंद्रित। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि करके सीखना स्थायी होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषण में निपुण हो। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आनुभाविक साक्ष्य का चरण नहीं है, तो दोस्तों वो है समस्या समाधान। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 148 नंबर का प्रश्न है, प्रच्छा मॉडल के प्रवर्तक है तो वो कौन है? देखिए प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है पूछताछ, ठीक है। तो यहाँ पे रिचर्ड सचमैन है वो इस मॉडल के प्रवर्तक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए बुलेटिन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड का उपयोग है वो दोस्तों विद्यालय कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए, विभिन्न समाचार पत्रों के से संकलित सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए, शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है तो वो कौन सा है? तो वो है वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता। तो ये सभी हैं, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे खंड 1 है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे 1 से 30 तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावना का विकास होता है? देखिए अपन ने सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं, अब अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न पढ़ रहे हैं 1 से 30 तक, ठीक है। बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावना का विकास होता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों किशोरावस्था में, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो दोस्तों कार्य कौन सा करना चाहिए? बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, क्रिया करके सीखना चाहिए, कक्षा का वातावरण शांत रखना। तो यहाँ पर इसमें उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? तो यहाँ पर अपने को दोस्तों मानसिक आयु है वो ज्ञात करनी है। यहाँ पर बुद्धि लब्धि दे रखी है दोस्तों 75, ठीक है। देखिए 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो बुद्धि लब्धि जो दे रखी है यहाँ पे बराबर मानसिक आयु बटे
वास्तविक आयु कितनी है? 16 है, इंटू 100, बस यही है। अब अपने को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मानसिक आयु बटे 75 इंटू 16 बटे 100, ठीक है। 75 इंटू 16 बटे 100, तो काट लीजिए। ये कितनी बार कटा? ये 3 बार कटा 25 से। ये कितनी बार कटा? ये 4 बार। ये 4 से ये कितनी बार कटा? 16। तो दोस्तों ये 4 बार कटा, तो 4 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 12। तो यहाँ पर 12 वर्ष है वो दोस्तों, क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसकी मानसिक आयु है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है, ये क्रो एंड क्रो का कथन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो दोस्तों वो है पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य होता है दोस्तों, ये होता है कला और विज्ञान दोनों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के प्रकार का कारण है? सीखने के प्रकार का कारण कौन सा है? तो वो है दोस्तों मानसिक कमजोरी, कार्य की जटिलता, थकान। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सत्य है? बुद्धि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, तो वो क्या है? तो दोस्तों वो उद्देश्य है यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्ति और सामाजिक स्वास्थ्य को विकसित करना, संगीत, नृत्य और नाटक छात्रों के आत्मबोध, उनके ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आकर्षण, व्यक्तित्व, अनुशासित, उच्च जिज्ञासा बालक की विशेषताएं हैं। आकर्षण, व्यक्तित्व, अनुशासित, उच्च जिज्ञासा बालक की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों वो है प्रतिभाशाली बालक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन है। तो दोस्तों ये कथन है, ये वुडवर्थ का कथन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वुडवर्थ का कथन है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, किसके अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? किसके अनुसार इदम, अहम या पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें फ्राइड। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्राइड। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है, तो दोस्तों ये माना जाता है स्टीफन एम कोरे को। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, यह कथन किसने कहा? तो दोस्तों ये कथन कहा वाटसन ने। किसने? वाटसन ने कहा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाटसन ने कहा। नेक्स्ट आगे देखिए, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? दोस्तों वो है खोजपूर्ण सीखना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवहार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहार। आगे देखिए व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है तो वो है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो किसने वर्गीकृत किया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है मैकडूगल। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मैकडूगल ने। आगे देखिए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो वो है अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें उपलब्धि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, तो दोस्तों अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अभिप्रेरणा वर्णित होती है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है तो दोस्तों ये भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है तो दोस्तों ये उदाहरण है योगात्मक मूल्यांकन का। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सृजनशीलता की पहचान हेतु किसे सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें टोरेंस ने। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा की अवधारणा के तहत कितने वर्ष की स्नातक डिग्री का प्रावधान है? तो दोस्तों वो है 4 वर्ष की स्नातक डिग्री का प्रावधान है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में कक्षा 12 की बालिका को कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों वो है 1 लाख रुपए की राशि है वो दी जाती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना में बालिकाओं को कितने प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? कितने प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों वो है आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों अपन भाषा सेकंड खंड यानी भाषा फर्स्ट, ठीक है सॉरी भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे 31 से लेकर 60 तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए गद्यांश के आधार पर अपने को उत्तर देना था 31 से 34 तक, तो गद्यांश यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूं मैं, डायरेक्ट चल रहा हूं। यहाँ पर देखिए अनेकार्थी अनेकार्थी नहीं अनर्थकारी है, अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका है दोस्तों अनिष्ट करने वाला, अनिष्ट करने वाला। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त दोस्तों अभिमान होता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिमान शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए इनमें कौन सा युग्म सही विकल्प है? इनमें कौन सा युग्म सही विकल्प है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गो गोए। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये सही है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा वाक्य का कौन सा काल है?
तो दोस्तों होगा, यानी कि संभाव्य भविष्य काल है दोस्तों ये। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रायोजक शब्द का अर्थ है, प्रायोजक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है प्रायोजित करने वाला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर प्रश्न है, वस्तु शब्द है, वस्तु शब्द क्या है? वस्तु शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रेरित। प्रेरित है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य के 3 भेद है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेद नहीं है, तो दोस्तों वो है विधिवाच्य। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावाटी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वीराज राजसो किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये लिखा गया चंद्रबरदाई के द्वारा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? दोस्तों संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य हो, ठीक है, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये देखिए ये अतः लग गया ना, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो वो लोकोक्ति हो जाएगी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंद है? तो कौन सा पद बंद है? तो यहाँ पर देखिए, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देश भर के दलित है, ये पदबंध का कौन सा भाग है? तो दोस्तों ये संज्ञा का भाग है दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे वाक्य है, यह वाक्य है। तो दोस्तों ये कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये इच्छावाचक वाक्य है, इच्छावाचक। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द्वंद्व समास है। तो दोस्तों द्वंद्व समास कौन सा है? तो दोस्तों द्वंद्व समास है इसमें नर नारी। ठीक है, नर नारी, नर और नारी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा, बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा, सॉरी हाँ पड़ोस की भाषा। दोस्तों आगे क्या आएगा यहाँ पे? है, तो दोस्तों वो है समरसत्ता होनी चाहिए, समरसत्ता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? पढ़ना एवं लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों सबसे उपयुक्त हो जाएगा इसमें, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंत संबंधित है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों व्याख्यान विधि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा कौशल का आरोही क्रम है, तो वो आरोही क्रम कौन सा है? तो वो है दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, तो दोस्तों यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो वो है दोस्तों भाषा की
विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई समताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है। तो किसने किया है? तो दोस्तों वो किया है महात्मा गांधी ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों डिस्लेक्सिया से संबंधित है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों वो है 22 भाषाओं का। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो वो है मेंडल का सिद्धांत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है? पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण कौन सा है? तो वो है मुद्रण, छपाई या टाइप। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा एक कारक है हिंदी भाषा शिक्षण के लिए चुनौती नहीं है? कौन सा एक कारक हिंदी भाषा शिक्षण के लिए चुनौती नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वोट के लिए देश में राजनीति। देश में राजनीति। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन के महत्व के बारे में गलत है? तो मूल्यांकन के महत्व के बारे में गलत है तो वो है मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाषा सेकंड है, संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 61 से 65 तक अपने को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, देश रक्षाए अस्मिन पदे का विभक्ति बताइए, इसमें कौन सी विभक्ति है? रक्षा पद में दोस्तों यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा रक्षाए में, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे प्रणमेय इत्यत्र क प्रत्यय। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों लेप। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लेप। आगे देखिए, कुर्वंती पदे क धातु, कुर्वंती पदे क धातु। तो दोस्तों इसमें कौन सी धातु है? तो इसमें दोस्तों क्री धातु है, क्रिम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आत्मोत्सर्ग संधि विच्छेद है कुरुत। सही उत्तर हो जाएगा वो है आत्म प्लस उत्सर्ग। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पस गमंगम इत्यत्र सॉरी अत्र समास अस्ति। देखिए मुझे संस्कृत कम आती है तो स्क्रीन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर ये पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था दोस्तों, ठीक है, 66 से 69 तक। यहाँ पर देखिए ये अस्मिन श्लोके का छंद है, बताइए कौन सा छंद है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपजाति छंद है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ननर्तम इत्यत्र को प्रकृति प्रत्यय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे नृत्य प्लस ल्यूट। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तनर्तम इत्यत्र क संधि। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुनासिक है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मधुर शब्दमस्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुलिंग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 19 संख्याया कृते उचितम पदम नास्ति। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एकोन विंशति। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न है, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। पुत्र है जनकम सेवते क्रम वाच्य भवती। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पुत्रेण जनक है सेवते। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए,
वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। दोस्तों बताइए कौन सा उच्चारण स्थान है, तो वो है तालु। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नमो भगवंतम वासुदेवम उपयुक्त वाक्य से सुद्रूपम अस्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें नमो भगवते वासुदेवाय। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, त्वम ग्रामम गमिष्यसि। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कदा, कदा ग्रामम गमिष्यति। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पाणिनि अनुसारेण स्पर्श वर्णानाम अभ्यंतर प्रयत्न वर्तते। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पृष्टम। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अनुप्रास शब्द साम्यम, अनुप्रास शब्द साम्यम यत रिक्त स्थानम पूर्यत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है स्वरस्य। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल मिति कस्या परम नाम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों प्रवाह कौशल से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानसिक विभिन्नता नाम मापनम क्रियते। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षक स्व शिक्षण से मूल्यांकनाय छात्रेभ्यः किम प्रदत्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गृह कार्यम। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदयन संस्कृत शिक्षणे कस्य विधेय प्रयोग कृत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रत्यक्ष विधेय। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक स्तरीय क विधि समुपयुक्त है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कथा विधि। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षक कक्षायाम कम आश्रित पाठयति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पाठ्य पुस्तकम दृश्य श्रव्य साधनानी सुधा खंडम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा शिक्षण से कति कौशलानी। सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें चतवारी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही चतवारी। आगे देखिए, शिक्षा का प्रकारिका क्रिया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें गत्यात्मिका। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मूल्यांकनम कतिविधिम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है द्विविधिम। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शरीर माध्यम धर्म साधनम सुक्ति पुरियत। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें खलु। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वविध दोषाणाम निराकरणम। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वाग रूप भाव प्रकटनम किम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भाषणम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाठ योजनाया आविर्भाव अभवत। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण से सामान्य सिद्धांत नास्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है लिंग भेदस्य सिद्धांत है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।